फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। तो आज हमारा सेशन जो यूनिट 3 पर होगा, जिसमें हम इस सेशन में बेसिक के बारे में जानेंगे। तो हमारा सेशन जो यूनिट 3 में है वो है कि मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण क्या है। तो इसे बेसिक तरीके से पढ़ना चाहे तो हम सबसे पहले इनर्शिया, जड़त्व क्या होता है उसके बारे में विचार करते हैं कि आखिरकार इनर्शिया क्या होता है, इसका यूज़ किस प्रकार होता है और इसे क्यों लिया गया। तो इनर्शिया के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को, यानी कि जब ये हमारी कोई वस्तु है, ये एक रेखीय गति से चल रही है या फिर एक कांस्टेंट स्टेज में, यहाँ रेस्ट प्रावस्था में स्टैंड हियर, ओके। अब जब मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ, इन दोनों में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये अपने आप में विरोध करेगी, यानी कि जो सीधी रेखा में गतिशील है तो वह इस बल का विरोध करेगी जो हमने कौन सा लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। और जो रेस्ट पोजीशन में है वो जब तक रेस्ट पोजीशन में रहती है तब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो ये दोनों इस वाली कंडीशन में जो विरोध की जो भावना होती है वो एक प्रकार से क्या होती है, इनर्शिया होती है, जड़त्व होती है। एग्जाम्पल सेकंड के द्वारा यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं एक ये सर्किल लेता हूँ और इस पर मैंने ये एक अक्ष ली, ये हमारी अक्ष हो गई। यहाँ एक पार्टिकल लेता हूँ और इस पार्टिकल की इस जो अक्ष है इससे दूरी है r। अब ये पार्टिकल इस अक्ष के चारों ओर मोशन करेगा, ओके। तो अब क्या करेगा कि जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो यह तब तक, यानी कि जब इसके बराबर फोर्स नहीं लग जाता तब तक रुकेगा नहीं, अर्थात अपनी गति में विरोध करता जाएगा। यानी कि मैंने एक्सटर्नल फोर्स एक मिनिमम लेवल पर लगाया तो यह थोड़ी देर घूमेगा, और यदि एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो एक प्रकार से रेस्ट पोजीशंस में हम ला सकते हैं। तो इसका मेरा मतलब क्या हुआ कि यदि इस पार्टिकल का जो मास, जो द्रव्यमान ज़्यादा है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और यदि इस पार्टिकल का जो द्रव्यमान है वो कम है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स कम लगाना पड़ता है। तो इससे मुझे क्या डिसीजन प्राप्त हुआ कि हम जो पार्टिकल लेंगे उसका द्रव्यमान यदि अधिक तो उसका द्रव्यमान अधिक तो एक्सटर्नल फोर्स हमें कितना लगाना पड़ेगा, अधिक, और यदि उसका द्रव्यमान कम तो एक्सटर्नल फोर्स भी हम कम लगाते हैं। तो परिणाम स्वरूप हमारी बात में, हमारी जो इस टॉपिक में यह बात निकल कर आती है कि जो कण में जो परिवर्तन करने की जो पर्जेंसी है, जो परिवर्तन करने की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो एक प्रकार से जड़त्व का रूप लेती है। अब इसमें आगे देखते हैं कि जड़त्व के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैंने एक सर्किल लिया और यहाँ अक्ष लेता हूँ मैं, ये वाली अक्ष हो जाएगी और यहाँ पार्टिकल हो जाता है, और इसका अक्ष से डिस्टेंस मैंने r ली और इसका द्रव्यमान m। अब क्या होता है कि अब हमारे पास जड़त्व से डायरेक्ट जड़त्व आघूर्ण कैसे प्राप्त हुआ कि जो ये पार्टिकल है अक्ष के चारों ओर अपना मोशंस दिखाएगा, ओके। इसके बाद जो ये परिवर्तन होगा इसमें, तो वो जड़त्व के रूप में होगा अर्थात द्रव्यमान के अनुदिश होगा। लेकिन जो हम इस विरोध को प्रकट करेंगे वो किसके द्वारा, एक प्रकार से गणितीय मोशंस। जब गणितीय भाषा में जब हम इसको लिखना चाहें तो हमारा क्या होगा, इस कण का, इस पार्टिकल का मास, द्रव्यमान, और इससे अक्ष से लंबवत दूरी r, अर्थात ये हो जाएगा mr²। तो इस तरह हम जड़त्व आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं, और इस परिवर्तन को देखने के लिए हमने इसका यूज़ किया, और विभिन्न वस्तुओं के लिए, विभिन्न ऑब्जेक्ट्स के लिए हम जड़त्व आघूर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने ये चीज़ आपको बताया कि जड़त्व क्या होता है कि अक्ष के घूर्णन किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध होता है। अब विरोध करने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, हमारे पास जड़त्व आघूर्ण। मैंने शॉर्टकट में यदि आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि कोई भी
कण जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो वह परिवर्तन का जो विरोध करता है वो तो जड़त्व कहलाता है, और जो प्रक्रिया होगी, टोटल संपूर्ण प्रक्रिया होगी, तो वह क्या कहलाएगा, जड़त्व आघूर्ण। मैंने इस फॉर्मूले को आपको कुछ इस प्रकार डिफाइन किया हुआ है। तो यदि मैं एक कण लेता हूँ, यहाँ हमारा एक अक्ष लेता हूँ, हमने अभी तो सर्किल के फॉर्म में ली, अब मैं एक अक्ष एक स्ट्रेट लाइन में लेता हूँ, ये हमारा अक्ष हो गया और यहाँ हमारा पार्टिकल हो गया। तो इस अक्ष के प्रति इस पार्टिकल का जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालते हैं, I = mr², जहाँ m इस जो पार्टिकल है इसका मास हो जाएगा, और जो अक्ष से जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है r, वो इसे मल्टीप्लाई होकर r का वर्ग करके जब m से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह हम विभिन्न पार्टिकल्स का निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारी एक्सेस हो जाएगी, यहाँ एक पार्टिकल लेता हूँ, यहाँ सेकंड पार्टिकल लेता हूँ, यहाँ थर्ड पार्टिकल लेता हूँ, यहाँ फोर्थ, इसी प्रकार अनंत पार्टिकल में यहाँ ले सकता हूँ, और इसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्टिकल का द्रव्यमान और उस पार्टिकल की अक्ष से लंबवत दूरी प्लस m2r2² प्लस m3r3²। तो इस तरह हम विभिन्न द्रव्यमानों को ऐड करके हम जो हमारा मोमेंटम ऑफ इनर्शिया जो mi है वो हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड पोजीशन ये आती है कि हमारे पास कुछ वस्तुएं इस प्रकार भी आती है कि उसमें जो हमारा मास है, जो द्रव्यमान जो पार्टिकल है वो बहुत पास होता है, उसको हम एक प्रकार से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे एक बेलन है, इसमें विभिन्न मास के जो पार्टिकल है वो एक प्रकार से नज़दीक अवस्था में है, तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स का हम इनर्शियल ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गोला हो गया, स्फेयर, सर्किल हो गया, इस हमारा मीट्रिक स्केल हो गया। तो इस प्रकार के जो पदार्थ है, इस प्रकार के जो हमारे पास इस प्रकार के जो हमारे पास जो वस्तुएं हैं, तो इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका हम समाकलन मेथड के द्वारा ज्ञात करते हैं। कैसे, इसमें बहुत से यानी कि इसमें अल्फांस लेते हैं। जैसे मैं मीट्रिक स्केल का निकाल के बताता हूँ। तो यहाँ एक अक्ष हो गई और यहाँ मैंने एक कण लिया, तो यहाँ मुझे एक अल्फांस लेना पड़ेगा dm, और ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो समाकलन करेंगे r² और dm, और इसमें जो लिमिट रखेंगे तो वो इस जो मीट्रिक स्केल की है वो लंबाई के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो इसका डेरिवेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका होगा जो नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें देखना है कि एक निकाय का हमने इस प्रकार निकाला, और एक सतत द्रव्यमान मैंने अभी आपको बताया कि पास द्रव्यमान, उसके नज़दीक द्रव्यमान वाले, जैसे बेलन, चकती, गोला, मीट्रिक स्केल हो गया, इसका कुछ इस प्रकार निकालते हैं। अब हमारे पास बात आती है रेडियस ऑफ ग्रेशन, यानी कि जो त्रिज्या है वो घूर्णीय त्रिज्या है, वो क्या होती है। घूर्णीय त्रिज्या क्या होती है कि ये हमारा एक सर्किल हो गया और ये हमारा एक पार्टिकल हो गया, ये वाला, और ये इसका एक्सिस हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होती है वो हमारे पास क्या होती है, रेडियस ऑफ ग्रेनेशन। इसको कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है I = mr², इसको मैं कैपिटल फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो कैपिटल mr², और इसको मैं स्मॉल लेता हूँ r²। तो मुझे दोनों में से दोनों ही मेरी जो क्या है, जो रेडियस ऑफ ग्रेशन है, अर्थात चक्रीय घूर्णन त्रिज्या है ना। तो r यदि मैं निकालना चाहूँ तो r तो क्या हो जाएगा, टोटल उसमें जड़त्व आघूर्ण अपॉन में उसका द्रव्यमान से हम डिवाइड करते हैं। तो इस तरह हम घूर्णन त्रिज्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, इसमें हम सभी ऑब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे, और उसे पता चलेगा कि किस ऑब्जेक्ट्स का किस प्रकार इंटीग्रेशन ज्ञात होता है, और उस पर न्यूमेरिकल किस बेस पर बनते हैं। तो इसी के आधार पर हम अपने सेशंस को कंप्लीट करते हैं और इस यूनिट को
कंप्लीट करते जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये बेसिक नॉलेज समझ में आया होगा। तो टिल देन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।